हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आप सभी को गुड इवनिंग। और सबसे पहले तो फ्रेंड्स एक बार फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए और इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में जहाँ कहीं भी आप हैं, चाहे वह टेलीग्राम ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप हो या व्हाट्सएप ग्रुप हो, वहाँ पर फटाफट शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग इस सेशन से जुड़ जाएँ और सेशन और भी ज़्यादा मज़ेदार बन जाए। देखिए, जैसे आप जानते हैं कि हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती वर्ष 2023 में 21,391 पदों पर आई हुई है, उसके लिए फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट, यानी कि इस सेट में टोटल 100 प्रश्न हैं। जिस प्रकार से आपके एग्ज़ाम यानी कि बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक वही पैटर्न क्लास 10th पर आधारित इसमें प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, फटाफट एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए। सेशन हम लोग अब जल्दी से स्टार्ट करेंगे। एक बार लिंक को किसी भी एक ग्रुप में फटाफट शेयर कर दीजिए और सभी लोग अपना अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि बिहार पुलिस भर्ती 2023 के लिए हम लोग फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन है इस सेट में। जिस प्रकार से बिहार पुलिस के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, बिल्कुल वही पैटर्न है। ओरिजिनल प्रैक्टिस सेट है यह बिहार पुलिस कांस्टेबल का। एक बार फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ ताकि प्रश्न जो है आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है। जल्दी से जल्दी आप सभी लोग अपना अपना आंसर जो है लाइव चैट में कमेंट करेंगे। कोशिश करेंगे आप लोग 5 से 7 सेकंड के अंदर में आंसर कमेंट कर लेने के लिए। बताइए उपनिषदों की संख्या कितनी है। सभी लोगों को आंसर कमेंट करना है मेरे प्यारे भाई बहन। सभी लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे और सेशन को पूरा लगाएंगे, यानी कि यह जो सेट दिया जा रहा है आपको, इस सेट को पूरा लगाइए और अपना अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बताइए उपनिषदों की संख्या कितनी है। तो देखिए, उपनिषदों की संख्या जो है यह 108 है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपनिषद वेदों का अंतिम भाग है, इसीलिए इसको वेदांत भी कहते हैं। उपनिषद वेदों का अंतिम भाग है, इसीलिए इसको वेदांत भी हम लोग कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इससे भी क्लियर है। अच्छा, मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है। पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते जो है यह कहाँ से लिया गया है, किस उपनिषद से लिया गया है। तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इससे आप जरूर याद रखेंगे। अच्छा, एक और प्रश्न याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि वेदांग कितने हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि वेदांग कितने हैं, तो वेदांगों की जो संख्या है ये 6 है। 6 प्रकार के वेदांग हैं। कौन कौन से? तो शिक्षा, व्याकरण, कल्प, यहाँ मैं लिख देता हूँ, शिक्षा, व्याकरण, कल्प, उसके बाद निरुक्त, उसके बाद निरुक्त, ठीक है, याद रखेंगे, निरुक्त, निरुक्त, ठीक है। उसके बाद छंद, छंद और ज्योतिष, और ज्योतिष। तो ये 6 प्रकार के वेदांग हैं। कौन कौन से? शिक्षा, व्याकरण, कल्प, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ठीक है। अच्छा, पुराणों की संख्या अगर पूछा जाएगा कि पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या 18 है। क्लियर। उपनिषदों की संख्या 108, वेदांग की संख्या 6 और पुराणों की संख्या 18। इन सारे पॉइंट्स को आप ध्यान रखेंगे। मैं प्रयास करूंगा कि पूरी डिटेल में आपको बताते चलूं ताकि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो हैं कवर होते चले। चलिए दूसरा प्रश्न लगाइएगा। दूसरा प्रश्न है कि गौरवपूर्ण क्रांति या रक्तहीन क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई थी। गौरवपूर्ण क्रांति, अंग्रेजी में इसको ग्लोरियस रिवॉल्यूशन कहा जाता है। गौरवशाली क्रांति भी आपको कहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। अंग्रेजी में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन भी आपको देखने को मिल सकता है। याद रखेंगे, गौरवपूर्ण क्रांति जो है यह किस देश में प्रारंभ हुई थी। तो देखिए, यह 1688 में, 1688 में जो है ये ब्रिटेन में हुई थी। यह ब्रिटेन में हुई थी और इसको रक्तहीन क्रांति इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह शांतिपूर्वक जो है संपन्न हुई थी। अच्छा, एक जापान में रक्तहीन क्रांति हुई थी। जापान में एक रक्तहीन क्रांति हुई थी 1868 में, 1868 में। इससे भी आप याद रखेंगे। और देखिए, जापान को एशिया का, संपूर्ण एशिया का प्रथम विकसित राष्ट्र बनने का गौरव प्राप्त है। इससे भी आप जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए तीसरा प्रश्न है। सेट नंबर, अगर आपने पहला नहीं लगाया है सेट नंबर 1 को, तो लगा लीजिएगा। एडुटेरिया का पूरा 10 सेट जो था मैंने आपको कंप्लीट कर दिया है। बड़ा ही प्यारा सेट है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेट है एडुटेरिया वाला, उससे भी आप देख लीजिएगा। चलिए तीसरा प्रश्न है कि अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी। अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पर स्थापित की थी। चलिए सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए। फटाफट फटाफट लाइक कर दीजिए, बिल्कुल फ्री है लाइक।
और इससे क्या होता है कि मुझे मोटिवेशन मिलता है, आपके लिए वीडियो बनाने के लिए मुझे प्रेरणा मिलती है। तो प्लीज़ सेशन को लाइक ज़रूर करें। अंग्रेज़ों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी जो है यह कहाँ पर स्थापित किया था? तो ये सूरत में किया था। सूरत में 1613 ईस्वी में, 1613 ईस्वी में, ठीक है। अच्छा, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो सन 1600 ईस्वी में हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। और उस समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? ये भी प्रश्न बन सकता है। तो उस समय एलिजाबेथ प्रथम थी, एलिजाबेथ प्रथम थी, ठीक है। चलिए, चौथा प्रश्न है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर और इसके संस्थापक जो थे ये ऋषभदेव थे। कौन थे भाई? तो ऋषभदेव थे। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो इनका प्रतीक चिन्ह जो था ये सांड था। क्या था? सांड था। अच्छा, ध्यान रखेंगे यहाँ पर पार्श्वनाथ जो दिया गया है, पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ जो थे ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, 23वें तीर्थंकर थे। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो इनका प्रतीक चिन्ह जो था ये सर्प था। क्या था? सर्प था, ठीक है। अच्छा, अजीतनाथ, अजीतनाथ जो थे यह जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर थे, द्वितीय तीर्थंकर थे। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो हाथी था। और जैन धर्म के आखिरी और 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर थे। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो इनका प्रतीक चिन्ह सिंह था। ध्यान रखेंगे सारे पॉइंट्स को। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? अच्छा, टोटल कितने महाजनपद थे? तो 16 महाजनपद थे। इन 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी हमें प्राप्त कैसे होती है? तो बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय और जो जैन ग्रंथ भगवती सूत्र है वहाँ से इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। इन 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो मगध था। मगध की प्रारंभिक राजधानी कहाँ पर थी? ये बार बार प्रश्न बनता है बिहार के एग्जाम में। तो मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरिब्रज या राजगृह थी, ठीक है, गिरिब्रज या राजगृह थी, याद रखिएगा। चंपा जो है किस महाजनपद की राजधानी थी? तो चंपा जो थी यह अंग महाजनपद की राजधानी थी, अंग महाजनपद की राजधानी थी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिए वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी? तो कौशाम्बी थी, कौशाम्बी थी। यहाँ पर बहुत कम स्पेस है इसीलिए मैं सारी बातें को लिख नहीं पाता हूँ, तो मैं बोल देता हूँ स्पष्ट रूप से, इसे आप ध्यान रखिएगा। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी। अच्छा, अवंती की राजधानी कहाँ थी? अवंती की राजधानी कहाँ थी? तो उज्जैन थी, उज्जैन। और कौशल की राजधानी कहाँ थी? तो श्रावस्ती थी, श्रावस्ती थी, जहाँ पर बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश दिया था, श्रावस्ती में, याद है ना आपको। चलिए, पाइका विद्रोह जो है ये कब हुआ था? पाइका विद्रोह कब हुआ था? सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे, जल्दी से आंसर कमेंट करिए। और आपके एग्ज़ाम तक, जब जब आपका एग्ज़ाम है तब तब उस दिन तक आपको कंटिन्यू और इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट सेशन में आपके लिए लेकर के आऊँगा। अभी बहुत सारा टॉपिक पर कार्य चल रहा है, जल्द ही सारे टॉपिक आपको कवर करवा दिए जाएंगे, जैसे करंट अफेयर है, साथ ही साथ जितने भी प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं उनको सब्जेक्ट वाइज आपको कवर कराया जाएगा। जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्ज़ाम में उनको कवर करवाया जाएगा। चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। देखिए, पाइका विद्रोह कब हुआ था? तो पाइका विद्रोह जो है यह 1817 में हुआ था। कहाँ पर? तो उड़ीसा में हुआ था। कहाँ पर? उड़ीसा में। किसके नेतृत्व में? तो बक्सी जगबंधु के नेतृत्व में, बक्सी जगबंधु के नेतृत्व में हुआ था, उड़ीसा में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। औरंगजेब के आदेश पर किस सिख गुरु को फांसी दी गई थी? औरंगजेब के आदेश पर किस सिख गुरु को फांसी दी गई थी? चलिए, सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। औरंगजेब के आदेश पर सिखों के जो 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर, सिखों के ये 9वें गुरु थे, इनकी हत्या औरंगजेब ने करवाया था। क्लियर है? अच्छा, अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो सिखों के 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव, इनकी हत्या किसने करवाया था? तो जहांगीर ने करवाया था। क्लियर है? याद रहेगा आपको। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जालियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये कब हुआ था? किस वर्ष हुआ था? डेट सहित आपसे पूछा जाता है। चलिए, सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। तो यह हुआ था कब? 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड था, लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? ये भी बनेगा प्रश्न। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो सर माइकल ओडायर था, जिसको उधम सिंह ने गोली मारा था। आपको याद है ना। चलिए, बोल्शेविक क्रांति जो है कब हुआ था?
अच्छा, सबसे पहले बताइए कि ये बोल्शेविक क्रांति किस देश में हुआ था, कहाँ पर हुआ था बोल्शेविक क्रांति? चलिए पहले कमेंट करके बता दीजिए, फटाफट सभी लोग कमेंट करेंगे। बोल्शेविक क्रांति कहाँ पर हुआ था? देखिए ध्यान दीजिए, बोल्शेविक क्रांति जो है यह रूस में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? रूस में। कब हुआ था? 1917 में। इसका नेतृत्व किसने किया था? इस क्रांति का जो नेता था वो लेनिन था। कौन था फ्रेंड्स? तो लेनिन था। याद रखेंगे कौन था? लेनिन था। अच्छा, ये एक बोल्शेविक जो है इसका अर्थ क्या होता है? तो बोल्शेविक का अर्थ जो होता है ये बहुसंख्यक होता है, बहुसंख्यक होता है। ठीक है, याद रहेगा, सारे पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे आप। अच्छा, आधुनिक रूस का निर्माता किसको कहा जाता है? आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को माना जाता है। किसको? स्टालिन को माना जाता है। ठीक है। अच्छा, रूस के जो शासक थे उनको क्या कहा जाता था? तो जार कहा जाता था, जार कहा जाता था। ठीक है, चलिए, दुनिया के मजदूरों एक हो, ये बड़ा ही प्रसिद्ध नारा है। बताइए यह नारा किसने दिया था? दुनिया के मजदूरों एक हो, यह नारा किसने दिया था? सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। चलिए फटाफट आंसर कमेंट कर दीजिए 5 से 7 सेकंड के अंदर। दुनिया के मजदूरों एक हो, यह नारा कार्ल मार्क्स ने दिया था। कार्ल मार्क्स कहाँ के निवासी थे? तो जर्मनी के निवासी थे। कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक माना जाता है। अगर पूछा जाए कि वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक किसको माना जाता है, तो कार्ल मार्क्स को। कार्ल मार्क्स की रचना आपको याद है ना, दास कैपिटल, दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, यह कार्ल मार्क्स की प्रमुख रचना है। क्लियर? चलिए ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। रीगा जो है, रीगा यह किस देश की राजधानी है? रीगा जो है यह लातविया की राजधानी है। कहाँ की? लातविया की, लातविया राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, अच्छा जर्मनी की राजधानी याद रखेंगे, जर्मनी की राजधानी कहाँ पर है? बर्लिन है, बर्लिन है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन इसमें से ठंडी महासागरीय धारा है? सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। ठंडी महासागरीय जलधारा इसमें से कौन सी है? तो फ्रेंड्स यह हम्बोल्ट जलधारा है। हम्बोल्ट जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। ठीक है, बाकी सारे जो है ये गर्म जलधारा है, ध्यान रखेंगे। चलिए, वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी घटना होती है? वायुमंडल के किस परत में मौसम संबंधी घटना होती है? प्लीज़ फ्रेंड्स एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पर कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाता है। हमारे चैनल के माध्यम से सब कुछ फ्री दिया जाता है यहाँ पर। चलिए एक बार सेशन को फटाफट सभी लोग लाइक कर देंगे, जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो लाइक कर देंगे। मौसम संबंधी घटनाएं जो हैं यह किस मंडल में होती है? तो फ्रेंड्स यह जो होती है यह क्षोभ मंडल में होती है। किस में होती है? क्षोभ मंडल में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी मौसम संबंधी घटनाएं हैं जैसे बारिश, गर्जन, बिजली का चमकना, ये सारे घटनाएं यहीं पर होती हैं। यह वायुमंडल का सबसे निचला परत है। ठीक है, चलिए, और ओजोन गैस की परत समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन गैस की परत समताप मंडल में पाई जाती है। संचार उपग्रह कहाँ पर अवस्थित होते हैं? आयन मंडल में संचार उपग्रह। ठीक है, और ये जो बहिर्मंडल होता है, बहिर्मंडल यह सबसे बाहरी मंडल है। ठीक है, चलिए, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस जिला में है? अच्छा, इतना तो आपको पता चल गया कि उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य बिहार में है। बिहार के किस जिला में है? चलिए बताइए। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य, थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग सेशन को कवर करेंगे, अन्यथा सेशन लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो ये बिहार के पश्चिम चंपारण में है, और पश्चिम चंपारण में ही वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, और सरयामन झील है। सरयामन झील भी कहाँ पर है? याद रखेंगे, सरयामन, ये भी पश्चिम चंपारण में ही है। ठीक है, अच्छा, मुंगेर में भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य है। भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य पूछा जाएगा। भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य मुंगेर में है। आगरा किस नदी के तट पर बसा हुआ है? सिंपल सा क्वेश्चन है। आगरा और दिल्ली दोनों जो हैं यह यमुना नदी के तट पर हैं। किस नदी के? यमुना नदी के तट पर हैं। अगला प्रश्न करेंगे कि भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? चलिए बताइए, बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न हैं, बिल्कुल जो बिहार पुलिस का पैटर्न है उसी तरह के प्रश्न हैं। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत जो है यह 1911 में हुई थी, जब इसकी शुरुआत इलाहाबाद से नैनी के बीच में वायुयान के द्वारा डाक ले जाया गया था। ठीक है, वायुयान के द्वारा डाक ले गया था।
इलाहाबाद से नैनी के बीच में 1911 में। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे, भारतीय विमान पतन प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1995 को, 1 अप्रैल 1995 को याद रखेंगे आप, ठीक है। चलिए, जादूगोड़ा किस खनिज संसाधन हेतु फेमस है? जादूगोड़ा जो है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? चलिए बताइए, जादूगोड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो जादूगोड़ा जो है यह यूरेनियम के लिए फेमस है। और ये जादूगोड़ा जो खान है ये कहाँ पर है? तो यह खान झारखंड में है। यूरेनियम राइट आंसर हो जाएगा। भारत के किस राज्य में जाड़े के दिनों में वर्षा होती है? भारत के किस राज्य में जाड़े के दिनों में वर्षा होती है? चलिए बताएंगे, सारे लोग आंसर कमेंट करेंगे। बहुत ही अच्छा मौका है आपके पास, इस बार वर्दी ले लीजिए, इतनी बड़ी वैकेंसी है, इसको जाने मत दीजिए, अभी भी समय है, उठिए जागिए, मेहनत करिए, पर्याप्त समय अभी आपके पास बचा हुआ है, 20-22 दिन बहुत अच्छा समय होता है। जो लोग पढ़े हुए हैं उनको रिवीजन करना है सिर्फ। चलिए बताइए, जाड़े के दिनों में वर्षा जो है यह कहाँ पर होती है? तो यह तमिलनाडु में होती है। और यह वर्षा जो है लौटती हुई मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। लौटती हुई मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है, याद रखेंगे तमिलनाडु, ठीक है। अच्छा, अगर पूछा जाए कि उत्तरी भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा जो है किसके कारण होती है? उत्तरी भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा जो होती है यह पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, ठीक है, याद रहेगा, क्लियर है। अच्छा, विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो मेघालय के मासिनराम में होती है, ठीक है, मेघालय के मौसिनराम में होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा जो होती है किस मानसून के कारण होती है? ये भी प्रश्न बनता है। भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है भारत में सर्वाधिक वर्षा। एक बार मैं और रिपीट सारे पॉइंट को कर देता हूँ। तमिलनाडु में जाड़े के दिनों में वर्षा जो है यह लौटती हुई मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। उत्तरी भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, क्लियर है। और भारत में सर्वाधिक वर्षा जो है यह दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश पूछा गया है। चलिए, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जो है यह कौन सा है? तो फ्रेंड्स, यह जो है यह लक्षद्वीप है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य अगर पूछा जाएगा तो राज्य जो है ये सिक्किम है। कौन सा है सबसे छोटा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से? सिक्किम है। और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछ देगा तो दिल्ली है और सबसे छोटा लक्षद्वीप है, ठीक है। चलिए, और बाकी तो उत्तर प्रदेश आपको पता है सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? चलिए, सभी लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे। मैं इसका थीम भी आपको बताऊंगा कि इस वर्ष इसका थीम क्या रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष जो है कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष यह 5 जून के दिन मनाया जाता है। और इस वर्ष इसका थीम क्या था? तो सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन, या मैं लिखने का प्रयास करता हूँ, सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पॉल्यूशन, ठीक है, याद रखिएगा, सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पॉल्यूशन इस वर्ष का थीम रहा है। अच्छा, 23 मार्च के दिन क्या मनाया जाता है? तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल के दिन क्या मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 28 जुलाई के दिन क्या मनाया जाता है? तो वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे, यानी कि विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है 28 जुलाई के दिन। सारे पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। निम्न में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री थे? बताइए, स्वतंत्र भारत का जो पहला गठित मंत्रिमंडल था, जो पहला कैबिनेट था, उसमें शिक्षा मंत्री कौन थे? उसमें शिक्षा मंत्री जो थे यह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी थे। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। जगजीवन राम जो थे ये श्रम मंत्री थे। जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, ठीक है, याद रहेगा आपको। जॉन मथाई जो है रेल और परिवहन मंत्री थे, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे यह क्या थे? तो राजेंद्र प्रसाद यह खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। और गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति का अध्यक्ष पूछा गया है। बताइए, एक संचालन समिति है,
एक संघीय संविधान समिति है। सब मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा साहेब आम्बेडकर थे। प्रारूप समिति का डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। संचालन समिति का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, याद रखेंगे। प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या 7 थी। ठीक है, प्रारूप समिति जो है सदस्यों की संख्या 7 थी। किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख किया गया है? बताइए, किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख किया गया है? सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे मेरे प्यारे भाई बहन, सारे लोगों को आंसर कमेंट करना है। देखिए, यह जो है ग्राम पंचायत का संगठन का उल्लेख अनुच्छेद 40 में है। अनुच्छेद 40 में है। अच्छा, अनुच्छेद 44 में क्या है भाई? तो अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता है, समान नागरिक संहिता का उल्लेख है। अनुच्छेद 48 में क्या है? तो इसमें कृषि एवं पशुपालन का संगठन का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 50 में क्या है? तो कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण का उल्लेख इसमें किया गया है। क्लियर है? चलिए, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? कल वाले सेशन में ही मैंने एक्सप्लेनेशन के दौरान बताया था, इसीलिए मैं बोलता हूँ जो भी मैं एक्सप्लेन करूँ उसको ध्यान से आप ज़रूर सुनिएगा। चलिए, सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे कि राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो अधिकतम संख्या जो है ये 250 है। वर्तमान में कितना है? तो 245 है। ठीक है, चलिए, राज्यसभा की संरचना का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो 80 में है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसको भंग नहीं किया जा सकता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना है? तो 30 वर्ष है। सारे पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है भाई? कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा का स्पीकर करता है। किस अनुच्छेद में धन विधेयक का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 110 में किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। और इसके लिए राज्यसभा को 14 दिन का समय दिया जाता है। ठीक है, राज्यसभा धन विधेयक को न तो अस्वीकार कर सकती है और न ही उसमें कोई संशोधन कर सकती है। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ प्रारंभ की गई थी? देखिए, अगर इस सेट में आप 70 नंबर ला लेते हैं, 70 नंबर, तो समझिए कि आपकी तैयारी अच्छी खासी है। बताएंगे कि पंचायती राज सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ की गई थी, किस राज्य से शुरू की गई थी? तो यह 2 अक्टूबर 1959 को, 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती के दिन 1959 को भारत के प्रथम तत्कालीन उस समय प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्हीं के द्वारा जो है राजस्थान के नागौर से स्टार्ट किया गया था। राजस्थान राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आंध्र प्रदेश में हुआ था। ठीक है, चलिए। अच्छा, ये जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है, इसके द्वारा इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। और इसको किस अनुसूची में रखा गया है? तो 11वीं अनुसूची में। पंचायती राज के कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं। इन सभी पॉइंट्स को आप ध्यान रखेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु। देखिए, राष्ट्रीय विरासत दिया गया है, ये विरासत शब्द जोड़ा गया है। बताइए, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? तो यह कौन सा है? तो हाथी है। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। राष्ट्रीय अगर पशु पूछेगा तब बाघ होगा, विरासत पशु पूछ देगा तो हाथी है। ठीक है, चलिए। निम्न में से किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह हंसिया और बाली है? हंसिया और बाली किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? अच्छा, वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? नेशनल पार्टी कितनी है वर्तमान में? वर्तमान में नेशनल पार्टी जो है ये 6 है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। हंसिया और बाली जो है यह किसका चुनाव चिन्ह है? तो यह कम्युनिस्ट दल का, भारतीय कम्युनिस्ट दल का। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ पर है? भारतीय मौसम वेधशाला जो है ये कहाँ पर है? भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ पर है? तो यह पुणे में है। पुणे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पुणे में है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी में है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी में है। भारतीय भूचुंबकीय संस्थान, भारतीय भूचुंबकीय संस्थान ये कहाँ पर है? तो ये मुंबई में है। इससे आप ध्यान रखेंगे, हो सकता है आपको नया मिला है। भारतीय भूचुंबकीय संस्थान मुंबई में है।
चलिए, महात्मा गांधी के समाधि स्थल को क्या कहते हैं? सारे ऑप्शन को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। जहाँ पर आवश्यकता है वहाँ मैं आपको बता दूंगा, आप निश्चिंत रहिए, आप बिल्कुल सही जगह पर आए हुए हैं। महात्मा गांधी के समाधि स्थल को क्या कहते हैं? तो महात्मा गांधी जी का जो समाधि स्थल, इसको राजघाट कहा जाता है, आपको याद है ना। अच्छा, विजय घाट ये लाल बहादुर शास्त्री जी का समाधि स्थल है। शांति वन जो है, शांति वन ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का है। और शक्ति स्थल जो है यह इंदिरा गांधी जी का है। किसान घाट एक पूछा जाता है, किसान घाट यह किसका है? किसान घाट तो चौधरी चरण सिंह जी का समाधि स्थल है। चलिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? सभी को आंसर कमेंट करना है, बताइए। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है यह हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। अच्छा, दूसरा पंचवर्षीय योजना पूछा जाएगा तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या है? किसी भी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या है? चलिए, जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे, जल्दी से इसका आंसर कमेंट करेंगे। तो फ्रेंड्स, यह जीडीपी है। जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। जीडीपी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, भारत की वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? कौन होते हैं ये पूछा गया है, चलिए बताइएगा। तो देखिए, भारत की वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद एफएसडीसी के अध्यक्ष जो है ये कौन होते हैं? तो ये वित्त मंत्री होते हैं। कौन होते हैं भाई? तो वित्त मंत्री होते हैं, यानी वर्तमान में निर्मला सीतारमण जी हैं, ठीक है। यह एक गैर संवैधानिक निकाय है, याद रखेंगे आप, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि जब कर संग्रह आवश्यक व्यय से अधिक हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? जब कर संग्रह आवश्यक व्यय से अधिक हो जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? उसको क्या कहा जाता है? चलिए बताइए, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? उसको कहा जाता है अधिशेष बजट। क्या कहा जाता है उसको? उसको कहा जाता है अधिशेष बजट, ठीक है। चलिए, अधिशेष बजट राइट आंसर इसका हो जाएगा। 1991 में एलपीजी रणनीति में एल का क्या अर्थ है? एल का 1991 में एलपीजी, एलपीजी यानी कि बताइए, मैं बता दूंगा, पहले आप कमेंट करिए। एलपीजी यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ एल पूछा गया है तो एल का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा लिबरलाइजेशन, ठीक है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगर पी पूछता, पी का अर्थ प्राइवेटाइजेशन हो जाता और जी पूछता तो ग्लोबलाइजेशन हो जाता। क्लियर है, याद रहेगा आपको। और ये एलपीजी का जो मॉडल है 1991 में तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन साहब जी के द्वारा जो है, मनमोहन सिंह जी के द्वारा पेश किया गया था, ठीक है। आर्थिक नीति की घोषणा, भारत में जो नई आर्थिक नीति की घोषणा जो है, नई आर्थिक नीति की घोषणा 24 जुलाई 1991 को की गई थी, 24 जुलाई 1991 को। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धनात्मक ढाल पूर्ति वक्र का कारक है। धनात्मक ढाल की पूर्ति वक्र का कारक है, चलिए बताइएगा। राइट आंसर इसका क्या होगा? तो ह्रासमान प्रतिफल होगा, ह्रासमान प्रतिफल होगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि लॉरेंज वक्र, लॉरेंज वक्र जितनी ही पूर्ण समता रेखा के पास होगी, आय की विषमता उतनी ही क्या होगी? तो देखिए, लॉरेंज वक्र जितनी ही पूर्ण समता रेखा के समीप होगी, पास होगी, आय की विषमता जो है उतनी ही क्या होगी? तो उतनी ही कम होगी, ठीक है, उतनी ही कम होगी। विभिन्न आय वर्गों के बीच की विषमता हेतु लॉरेंज वक्र मापन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। लॉरेंज वक्र जो है ये 0 से शुरू होता है और 100 पर जाकर के समाप्त हो जाता है। तो ये आप इसका परिसर याद रखेंगे, ठीक है। राइट आंसर इसका कम हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ पर है? तो ये कासरगोड में है। कहाँ पर है? कासरगोड में है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये ट्राम्बे में है। ट्राम्बे में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है, ठीक है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? केंद्रीय चमड़ा या चर्म जो भी मिले, ये कहाँ पर है? तो चेन्नई में है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? चलिए बताइएगा। एक हिंदी दिवस बड़ा पूछा जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है?
तो 14 सितंबर को। अगर विश्व हिंदी दिवस पूछेगा तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी के दिन मनाया जाता है, और केवल हिंदी दिवस जब पूछ लेगा तो 14 सितंबर के दिन। ठीक है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मैंने बता दिया आपको कब मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर के दिन। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस या 7 अगस्त के दिन मनाया जाता है। अब तक रेड क्रॉस को कितनी बार नोबेल पुरस्कार मिला है? अच्छा, रेड क्रॉस दिवस भी पूछा जाता है कि कब मनाया जाता है, तो 8 मई के दिन प्रत्येक वर्ष रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। रेड क्रॉस की स्थापना 1863 ईस्वी में किसने किया था? तो हेनरी ड्यूरेंट ने किया था। हेनरी ड्यूरेंट ने किया था, याद रखेंगे, हेनरी ड्यूरेंट ने किया था। क्लियर है? चलिए, अब तक 3 बार इसको मिल चुका है नोबेल प्राइज़, 1917, 1944 और 1963 में। 1917, 1944 और 1963 में। ठीक है, 3 बार राइट आंसर हो जाएगा। एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने पर सवारी आगे की ओर झुक जाती है, यह किस नियम का पालन करता है? आपने पढ़ा है ना, कि आपने देखा भी है कि जब ब्रेक लगाया जाता है तो हम लोग किसके तरफ मुड़ जाते हैं? आगे की तरफ झुक जाते हैं। ठीक है। और जब बस अचानक चलना शुरू करती है तो पीछे की तरफ झुक जाते हैं। यह न्यूटन का प्रथम नियम है। न्यूटन का प्रथम नियम है, जड़त्व का नियम है। ठीक है। तो अचानक ब्रेक लगने पर यात्री का शरीर आगे की ओर झुक जाता है। ठीक है, यह जड़त्व का नियम होता है, ध्यान रखेंगे। चलिए, राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन का प्रथम नियम। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय यानी कि डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल सूत्र नहीं है। समान जो है इसका विमीय सूत्र नहीं है। बताइए किसका नहीं है इसमें से? चलिए बताइएगा किसका नहीं है। तो देखिए, इसमें से किसका नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, कार्य और ऊर्जा का समान है, भार एवं बल का है, आवेग एवं संवेग का समान है, बल एवं दाब का नहीं है। अच्छा, बल यानी कि फोर्स की बात की जा रही है। डायमेंशनल फार्मूला मैं बता देता हूँ कैसे निकाला जाता है, जो लोग नहीं जानते हैं जान लीजिए। ma होता है। ठीक है, यानी कि ये मास है और ये एक्सेलरेशन है। मास का क्या होता है? kg होता है, पता है ना। एक्सेलरेशन का क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, यही होता है ना। चलिए, अब देखिए kg का हम लोग इसको m से ऐसे डिनोट करते हैं, मास वाला को, जब भी डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे। या क्या है? मीटर है, यानी कि लेंथ है, इसको हम लोग l से डिनोट करते हैं। और ये नीचे में देखिए है, ये टाइम है, तो टाइम को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? t से डिनोट करते हैं। तो ये नीचे में t है, तो जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पर इन्वर्स लग जाएगा, मतलब माइनस लग जाएगा, -2 हो जाएगा। ये आपका फोर्स का हुआ। ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है किसका? दाब का। दाब का क्या होता है? प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो ये मैंने आपको फोर्स का निकाल दिया है। फोर्स का मैंने बता दिया ना, ml/t और ऊपर -2 है। अब एरिया का बटा में हम कर देंगे ना, तो एरिया क्या है? लेंथ है। एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, यानी कि l का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? l का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जब ऊपर जाएगा, ठीक है, ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1 है और ऊपर जाएगा तो ये माइनस में जाएगा, यानी कि ऊपर कितना बचेगा? तो ऊपर यहाँ पर -1 बच जाएगा, -1 बच जाएगा। यही देखिए अलग अलग है, इसका ml/t और ऊपर पावर में -2 है, इसका ml इनवर्स है, यानी कि यहाँ -1 है और यहाँ पर देखिए t पर भी -2 है। तो ये दोनों डिफरेंट है, इसीलिए ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि 50 kg वजन का एक लड़का 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे जाते हुए एक लिफ्ट में खड़ा है, उसका आभासी भार कितना होगा? तो ये वैसे ही आप बता देंगे कि 0 हो जाएगा इसका। ठीक है, मैं बता देता हूँ 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला है, mg - r = ma। अब ये क्या है? एक्सेलरेशन है, जो कि 9.8 दिया गया है। और यहाँ पर m वाला जो है, m इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, ये r = कितना हो जाएगा? तो mg - ma हो जाएगा ना। अब यहाँ से हम m कॉमन ले लेंगे तो ये g - a हो जाएगा। अब देखिए g का मान 9.8 है और इस a का मान भी कितना है? 9.8 ही है, तो ये 0 हो जाएगा। तो वैसे भी जब 0 हो जाएगा तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, 80 डिग्री फ़ारेनहाइट को केल्विन में बदलना है। तो फ़ारेनहाइट टू केल्विन का फॉर्मूला क्या होता है? ये याद रखना आपको, F - 32/180 = K - 273/100 होता है। अब कह रहा है कि फ़ारेनहाइट को, तो फ़ारेनहाइट 80 दिया गया है, यहाँ पर 80 पुट करिए, 80 - 32/180 = K - 273/100। देखिए, एक 0 से नीचे वाला 0 कैंसिल कर देंगे
और 80 में से 32 को घटाएंगे। इसको आप सोल्व करिएगा ना तो आ जाएगा। 80 में से 32 को घटाइए, मैं कोशिश करता हूँ लेकिन समय लगेगा। तो देखिए कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, तो ये अब 7 हो गया, 7 में से 3 गया तो 4 बच गया। ठीक है, यानी कि ये कितना हो गया, तो 48/18। ठीक है, फिर k माइनस 273/10। इसको भाई सॉल्व करिएगा ना तो इसका राइट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 299.66 केल्विन। ठीक है, चलिए निम्न में से किससे विभाजित नहीं किया जा सकता है, किससे विभाजित नहीं किया जा सकता है, बताइए विभाजित किसको नहीं किया जा सकता है। तो यह फोटोन है। फोटोन एक द्रव्यमान रहित मूल कण है, द्रव्यमान रहित मूल कण है। ठीक है, यह विभाजित नहीं किया जा सकता है, फोटोन, याद रखेंगे फोटोन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि जानू फलक का दूसरा नाम क्या है। जानू फलक का दूसरा नाम क्या है, तो ये जाह्नवीक पटेला है। ठीक है, जाह्नवीक पटेला हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होता है, पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होता है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होता है। हल्दी जो है ये तने से प्राप्त होता है। कहाँ से, तने से प्राप्त होता है, तने से प्राप्त होता है, हल्दी तने से प्राप्त होता है। राइट आंसर क्या होगा इसका, हल्दी तने से प्राप्त होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है कि पैलियोंटोलॉजी, यहाँ अंग्रेजी में भी लिखा गया है, पैलियोंटोलॉजी का अध्ययन किसका है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। पैलियोंटोलॉजी किसका अध्ययन है, पैलियोंटोलॉजी जो है यह किसका अध्ययन है, यह अध्ययन जीवाश्मों का है। किसका है, जीवाश्मों का। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। ये ऑर्निथोलॉजी कहलाता है, ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। और हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है, हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है, हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ग्रीन विट्रियोल। ठीक है, ग्रीन विट्रियोल जिसको कि हरा कशिश कहा जाता है, हिंदी में हरा कशिश किसको कहा जाता है, ग्रीन विट्रियोल किसको कहा जाता है, हरा कशिश किसको कहा जाता है, बताइए। हरा कशिश कहा जाता है किसको, फेरस सल्फेट को, फेरस सल्फेट को, फेरस सल्फेट को कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। चलिए लकड़ी का आयु जो है ज्ञात करने में सहायक क्या होता है, लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक होता है कौन सा, तो कार्बन 14, कार्बन 14 का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे कार्बन 14 का, कार्बन 14। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से किस रंग की सर्वाधिक तरंग दर होती है। तरंग दर सर्वाधिक किसका होता है, सर्वाधिक तरंग दर लाल रंग का होता है। सबसे कम पूछेगा तो बैगनी रंग का। ठीक है, जिसका तरंग दर अधिक होता है उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, यानी कि लाल का प्रकीर्णन सबसे कम होगा और बैगनी का सबसे अधिक होगा। चलिए एक दिया गया है कि 100 वाट का एक बल्ब है, प्रतिदिन 5 घंटे जलाया जाए तो 30 दिन में 50 पैसे प्रति यूनिट की दर से कितना खर्च लगेगा। मैंने आपको तरीका बताया हुआ था, जितना कुछ भी ऊपर दिया हुआ है सबको आप गुना कर दीजिए। तो 100 पूरा यूनिट पहले निकाल लीजिए, तो 100 5 घंटे 30 दिन, 5 गुना 30 दिन। ठीक है, इसको बटा से 1000 से भाग कर दीजिए। 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कैंसिल होगा, 1 जीरो से यहाँ पर 1 जीरो कैंसिल होगा, टोटल 15 यूनिट हो गया। कितना हो गया टोटल, टोटल 15 यूनिट हो गया और 50 पैसे प्रति यूनिट की दर से। तो 15 यूनिट है तो यानी कि 7.5 रुपया हो गया ना, कितना आसान है, 7.5 रुपया। ऑप्शन बी सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 है। ठीक है, ऑक्सीजन का विद्युत रासायनिक तुल्यांक होगा, विद्युत रासायनिक तुल्यांक का फॉर्मूला होता है परमाणु भार। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ परमाणु भार, परमाणु भार बटा संयोजकता, संयोजकता गुना 96,500। ठीक है, याद रखेंगे ये फॉर्मूला है तुल्यांकी रासायनिक, विद्युत रासायनिक तुल्यांक निकालने का। परमाणु भार बटा संयोजकता, ये संयोजकता है 96,500। अब देखिए यहाँ पर परमाणु भार कितना दिया गया है, तो इसका परमाणु भार 16 है। ठीक है, संयोजकता ऑक्सीजन का कितना होता है, तो संयोजकता आपको पता ना, एटॉमिक नंबर 8 है इसका, तो इसका जो है विन्यास 2 6 होता है,
यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के स्टेबल हो जाएगा, इसलिए इसकी संयोजकता 2 है। और ये कितना है 96,500, ठीक है। यानी कि इसको अब सॉल्व करेंगे तो इसका आपको आंसर निकल के आ जाएगा 8.29 गुना 10 के पावर -5 ग्राम पर कूलम्ब, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया। यहाँ मैं लिख देता हूँ 8 दशमलव, ये 8 है, 8.29 गुना 10 के पावर -5 ग्राम पर कूलम्ब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एयर कैविटीज़ यानी कि वायु गृहिकों की उपस्थिति किसका अनुकूलन है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा जल पादप का, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य किस संघ का प्राणी है। तो देखिए मनुष्य जो है यह कॉर्डेटा संघ का है और यह एक मैमल होता है, ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा मोलास्का में क्या क्या आता है, तो सीप, घोंगा, ये सब आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि मयूर का यानी कि मोर की बात की जा रही है, जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है। मोर का वैज्ञानिक नाम जो है यह पावोक्रिस्टेटस है, पावोक्रिस्टेटस, याद रखिएगा। चलिए बाली यात्रा, जिसका शाब्दिक अर्थ है बाली की यात्रा, ठीक है, जो विशेष रूप से खाली स्थान दिया गया है में बहुत धूमधाम से मनाया जाने वाला त्यौहार है। यानी कि बाली यात्रा किस राज्य में, मतलब जगह में पूछा गया है, मनाया जाता है। बाली यात्रा बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये उड़ीसा में कटक में मनाया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए रथ यात्रा का आयोजन यहीं पर होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सकेवा, खाली स्थान दिया गया है कि किरात खम्भू राई समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्यौहार है। सकेवा कहाँ के बताइए, तो सकेवा जो है यह सिक्किम के किरात खम्भू राई समुदाय के द्वारा मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्यौहार है, ठीक है। सकेवा खम्भू राई समुदाय के द्वारा यह त्यौहार मनाया जाता है, तो राइट आंसर इसका सिक्किम हो जाएगा। राष्ट्रीय रासायनिकी प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है। राष्ट्रीय रासायनिकी प्रयोगशाला कहाँ पर है। राष्ट्रीय रासायनिकी प्रयोगशाला फ्रेंड्स एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए। पुणे में है, कहाँ पर है, पुणे में है, कहाँ पर है, पुणे में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व सांख्यिकी दिवस जो है यह प्रत्येक वर्ष 20 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। 20 अक्टूबर के दिन सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। बोरोबदूर बौद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है। बोरोबदूर बौद्ध मंदिर जो है यह कहाँ पर स्थित है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो यह इंडोनेशिया के जावा प्रांत में है, इंडोनेशिया के जावा प्रांत में, ठीक है। अजंता की गुफाएं कहाँ पर है। अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, कन्हेरी की गुफाएं, याद रखेंगे। अजंता की गुफा, एलोरी की गुफा, कन्हेरी की गुफा, ये सारे के सारे महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में माधवपुर मेला मनाया जाता है। माधवपुर मेला किस राज्य में मनाया जाता है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। तो फ्रेंड्स यह मनाया जाता है गुजरात में। 11 दिनों तक चलने वाला प्रसिद्ध धनु यात्रा, जो विश्व का सबसे बड़ा खुला रंगमंच माना जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है। धनु यात्रा जो है यह कहाँ पर मनाया जाता है, तो उड़ीसा में, उड़ीसा में। बाली यात्रा ये भी उड़ीसा में मनाया जाता है, ठीक है, अभी हम लोगों ने कवर किया है। निम्न में से हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा कार निर्माता कौन बना है, कौन सा देश बन गया है। तो यह कार निर्माता दुनिया का चाइना बना है। गोवा के चर्चों और कॉन्वेंट को किसके द्वारा बनवाया गया था, बताइए। गोवा के चर्च और कॉन्वेंट को किसके द्वारा बनाया गया था। तो फ्रेंड्स यह जो बनाया गया था पुर्तगीज़ के द्वारा बनाया गया था, पुर्तगालियों के द्वारा बनाया गया था, ठीक है, पुर्तगालियों के द्वारा बनाया गया था। चलिए ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्कर अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ब्रेंडन फ्रेजर को मिला है, ब्रेंडन फ्रेजर को मिला है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर कौन बनी है। पहली महिला कमांडर कौन बनी है, लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर कौन बनी है। राइट आंसर इसका क्या होगा, तो फ्रेंड्स यह शिवांगी सिंह बनी है। हाल ही में देखिए प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार दिया गया है, कहीं कहीं आपको इस तरह से मिल जाएगा, सिर्फ प्रित्जकर पुरस्कार या आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। और 2023 में यह दिया किसको क्या है, तो यह डेविड चिपरफील्ड को दिया गया, डेविड चिपरफील्ड को दिया गया है, याद रखेंगे। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है।
तो फ्रेंड्स यह जीता है मीराबाई चानू ने। किसने? मीराबाई चानू ने। देख रहे हैं ना कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरण्य शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अरण्य का पर्यायवाची शब्द वन, जंगल, ये सब होता है। कानन भी होता है, कानन भी याद रखेंगे, जंगल, कानन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? अरण्य का कांतार भी होता है। ठीक है, तो इस तरह से भी याद रखेंगे, कांतार, वन, जंगल, कानन, ये सब होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अग्रज का विलोम क्या होगा? अग्रज का विलोम क्या होगा? अग्रज का विलोम अनुज होता है। अनुज राइट आंसर हो जाएगा। अतीत का समानार्थी शब्द कौन सा है? अतीत का समानार्थी शब्द बताइए। अतीत का समानार्थी शब्द विगत हो जाएगा, अतीत का विगत हो जाएगा। ठीक है, चलिए बीत गया है जो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? जिसकी आशा न की गई हो, बताइए। जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए अप्रत्याशित हो जाएगा। अप्रत्याशित राइट आंसर हो जाएगा। अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ बुद्धि भ्रष्ट हो जाना है, बुद्धि भ्रष्ट होना। ठीक है, पुष्पांजलि का संधि विच्छेद करना है। पुष्पांजलि का क्या होगा? तो ये पुष्प प्लस अंजलि हो जाएगा, पुष्प प्लस अंजलि हो जाएगा। ठीक है, चलिए अपने अपने किताबें बस्ते में डाल लो, कोई त्रुटि नहीं है। यहाँ पर अगर कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं यहाँ पर लगाएंगे। इसमें से त्रुटि कहाँ पर है? अपने अपने किताबें, बताइए, बस्ते में डाल लो, कहाँ पर त्रुटि है? तो अपने अपने नहीं होगा, अपनी अपनी किताबें होगा, अपनी अपनी किताबें। ठीक है, यहाँ पर होगा अपनी अपनी किताबें बस्ते में डाल लो। ठीक है, तो ये वाला त्रुटि है। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, यह पंक्ति जो है, यह पंक्ति बताना है। बताइए यह किसकी पंक्ति है? अति सुधो स्नेह को मार्ग है, यह पंक्ति धनानंद की है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज 10वीं की परीक्षा का क्या आएगा? क्या आएगा? तो इसका परीक्षा फल आएगा, परिणाम आएगा। ये तो आपको पता ही है क्या आएगा। तो फ्रेंड्स ये परिणाम आएगा। ठीक है, चलिए कल मैंने बताया भी था कि परिणाम लिखा कैसे जाता है। इसमें से कौन सा पुल्लिंग है बताइए? विद्वान का विदुषी होता है, छात्र का छात्रा होता है, शिष्य का शिष्या होता है। ये सारे स्त्रीलिंग है, पड़ोसी हो जाएगा पुल्लिंग। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए स्टर्न का आपको क्या बताना है? एंटोनिम बताना, उल्टा बताना है। स्टर्न मतलब सख्त होता है, हार्ड होता है। ठीक है, और लीनियंट मतलब जो होता है, लीनियंट मतलब ये कठोर का उल्टा हो जाएगा। लीनियंट मतलब लचीला होता है, लचीला होता है। ठीक है, सिनोनिम बताना है डेलीगेट का। डेलीगेट का सिनोनिम बताना है। तो डेलीगेट मतलब रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, प्रतिनिधि हो जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव, ऑप्शन डी। वहाँ पर देखिएगा कि टू फॉल बैक ऑन, ये क्या है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि सब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। चूज द अल्टरनेटिव विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड। टू फॉल बैक ऑन, टू फॉल बैक ऑन मतलब सहारा लेना। क्या हो जाएगा? सहारा लेना, यानी कि टू सीक सपोर्ट आउट ऑफ नेसेसिटी। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है। करे कि द फॉर्म हैज़ बीन डीलिंग, खाली स्थान दिया गया, प्रीपोजिशन भरना है। लग्जरी गुड्स फॉर मोर देन 2 डिकेड्स। बताइए द फॉर्म हैज़ बीन डीलिंग, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर डील इन हो जाएगा। ठीक है, इन हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। माई क्लास टीचर प्रीफर्स कॉफ़ी, कॉफ़ी खाली स्थान टी, तो कॉफ़ी प्रीफर टू। ठीक है, टू हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर इफ़ आई वुड नो व्हाट यू वांटेड आई वुड हेल्प यू। यहाँ पर एरर है तो नो एरर पर लगाएंगे, एरर नहीं है तो बताइए। तो यहाँ पर देखिएगा इफ़ से स्टार्ट हुआ है यह सेंटेंस, तो अगर इफ़ से स्टार्ट हुआ है तो फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं होगा। तो यहाँ पर देखेंगे वुड नो की जगह पर यहाँ पर वुड न्यू का प्रयोग होगा। ठीक है, यहाँ पर न्यू का प्रयोग होगा। आई वुड, इफ़ आई वुड न्यू व्हाट यू वांटेड आई वुड हेल्प यू, ऑप्शन ए राइट आंसर इसका होगा। यहाँ पर जो है एरर है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। द पुलिस सेड टू द थीफ डोंट मूव, डोंट मूव। द पुलिस क्या किया? ऑर्डर दिया है चोर को। ठीक है, द पुलिस ऑर्डर्ड होगा, द पुलिस ऑर्डर्ड द थीफ नॉट टू मूव। पुलिस ऑर्डर्ड द थीफ नॉट टू मूव।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दे सेड दैट द अर्थ इज राउंड। ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है भाई कि क्या है, यह क्या है, पृथ्वी गोल है, लेकिन इसका पैसिव वॉइस बताना है। चलिए बताइएगा। इट वाज सेड दैट द अर्थ इज राउंड, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि ट्रीटमेंट बाय मीन्स ऑफ एक्सरसाइज एंड मसाज, बताइए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इसका अर्थ क्या होता है, ट्रीटमेंट बाय मीन्स ऑफ एक्सरसाइज एंड मसाज, तो ये आपका होता है फिजियोथेरेपी, ठीक है। हार्डली हैड ही फिनिश्ड हिज लंच, खाली यहाँ पर देखिए रेड कलर किया गया है। द फोन रैंग, क्या होगा यहाँ पर बताइए, इम्प्रूवमेंट है, ये इम्प्रूव करना है आपको, तो हार्डली, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, तो वेन जो होगा ना, वेन या बिफोर को फॉलो करता है ये। हार्डली, यहाँ पर देखिए हार्डली, हार्डली वेन, ठीक है, वेन हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से हम लोगों का मैथ का प्रश्न स्टार्ट हो रहा है। मैं आपको आंसर फटाफट बता देता हूँ। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम से जुड़ जाइए। चलिए ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। 92 का देख लीजिए, 92 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 93 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। तब तक आप लोग 90 प्रश्नों में से अपना स्कोर कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। चलिए, और ये आंसर मैं आपको तब तक बता देता हूँ। 95 का देखिए, 95 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम से आप सभी लोग जुड़ जाइए, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 97 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 98 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 99 का देख लीजिए, 99 का करेक्ट आंसर जो है ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 450 मीटर। और 100 का करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड्स ये आपका 4 मिनट 3 सेकंड हो जाएगा।